नमस्ते, मैं मीना चौधरी और आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन एक्ट 1974। दोस्तों, हमें पता है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है आज के टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको कंट्रोल करना बहुत नेसेसरी है। इसीलिए सबसे पहले 1974 में इंडियन गवर्नमेंट में जो सबसे पहला एक्ट आया था वो आया था द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। इस एक्ट में सबसे पहले जो बोर्ड्स बनाए गए थे, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल, जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं सबके सब इसी एक्ट के टाइम पे बनाए गए थे और पॉल्यूशन का ये सबसे पहला एक्ट था। आज के इस लेक्चर में हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अपन इस एक्ट में क्या था। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, क्यों ये एक्ट बनाया गया। तो अपन बात करते हैं उद्देश्य, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जितना भी जल प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम और उसका नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं इस एक्ट में। उनको सेंट्रल बोर्ड्स द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टेट बोर्ड्स द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर जहाँ कहीं भी जॉइंट बोर्ड्स हैं उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है कि वाटर की गुणवत्ता, होलसमनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की गुणवत्ता। होलसमनेस से यहाँ मतलब है वाटर की गुणवत्ता। तो वाटर की गुणवत्ता को मेंटेन और उसको रिस्टोर किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए भी इन्होंने लीगल रेमेडीज बनाई है, उनको फॉलो करना नेसेसरी है। नेक्स्ट है इस एक्ट में जो सबसे पहले बोर्ड्स बने थे वो इसी एक्ट में बने थे और इसी एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल, स्टेट और जॉइंट बोर्ड्स को एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी पर्सन या कोई भी इंडस्ट्री या किसी भी तरह की बॉडी अगर वाटर पॉल्यूशन के लॉज को, इसके प्रोविज़न्स को फॉलो नहीं करती है और उनका बहिष्कार करती है, तो इस एक्ट में उनको पनिशमेंट या उन पे पेनल्टीज़ अप्लाई करने के प्रोविज़न भी इस एक्ट में दिए गए हैं। तो ये हमने देखे थे कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से थे। अब हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत वाटर पॉल्यूशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया है, यानी कि वाटर पॉल्यूशन हम किसे कह सकते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या कुछ जो कि वाटर को हार्मफुल और इंजूरियस बनाता है पब्लिक हेल्थ के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए, या फिर जो कि डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और अदर यूजेस के लिए सेफ़ नहीं है। यानी कि डोमेस्टिक मतलब हमारे जितने भी घरेलू कार्य के लिए हम उस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, वो अनसेफ है। सेकेंड, ऐसा वाटर जो कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज़ में भी नहीं आ सकता या अदर पर्पज़ के लिए यूज़ में लेना अनसेफ होगा। और लाइफ और किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की या किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, उनकी हेल्थ के लिए और उनकी लाइफ के लिए रिस्की है। तो ऐसे वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित, मतलब उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं या ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, या फिर वो फिज़िकली फिट नहीं बोल सकते उस वाटर को, उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड, यानी उसमें मिलावट है किसी न किसी तरह से। नेक्स्ट, अगर किसी भी ऐसा कोई वाटर जिसकी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हों, यानी कि जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई चेंजेस हैं, तो ऐसे वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट और एनी अदर गैसियस सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस इनटू वाटर, यानी कि अगर हम किसी भी ऐसी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस को वाटर में डिस्चार्ज करते हैं आउटलेट के थ्रू जो कि वाटर को पॉल्यूट कर सकती है, तो उसको भी हम पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे। यहाँ पे हमने दो टर्मिनोलॉजीज देखी है, सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट। तो सीवेज का यहाँ पे मतलब है हमारा सीवेज एफ्लुएंट ऐसा है एफ्लुएंट फ्रॉम द जो कि कहाँ से हो, सीवर सिस्टम से या किसी अन्य सीवेज डिस्पोजल वर्क से डिस्पोज किया गया हो जिसमें स्लज हो, ऐसे एफ्लुएंट को हम सीवेज एफ्लुएंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे डोमेस्टिक पर्पस से भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन या बाथरूम का जो भी अपना वाटर होता है उसमें जो वो क्या होता है, सीवेज हमारे सीवर लाइन से जो भी एफ्लुएंट आता है वो सब सीवेज एफ्लुएंट कहलाते हैं। अगर अपन ट्रेड एफ्लुएंट की बात करें तो ऐसा लिक्विड सॉलिड या गैसियस एफ्लुएंट होता है जो कि बिजनेस के लिए या ट्रेड के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग में काम में लिया गया हो, बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है, व्यापार ट्रेड मतलब व्यापार या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए अगर उसको हमने यूज़ किया है और उसको हम किसी भी आउटलेट के थ्रू वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज कर रहे हैं, तो ऐसे वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या मैकेनिज़्म अप्लाई किए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले अगर अपन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म यानी कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ऑन ग्राउंड हमें किसी तरह से वर्क करना है, ये इसके लिए भी हमने प्रोविजंस बनाए हैं। तो ये है इसमें इसको 3 स्टेज सिस्टम बोल सकते हैं हम। इसमें गवर्नमेंट्स होती है, बोर्ड्स होता है, यानी कि सबसे पहला बोर्ड अगर अपन बात करें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सेकेंड, स्टेट लेवल पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। इसी तरह जॉइंट बोर्ड्स होते हैं। जॉइंट बोर्ड्स अगर अपन डिफाइन करें तो ये बोर्ड्स किन्हीं 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जॉइंट एक पर्टिकुलर बोर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात 2 स्टेट है, तो ये दोनों स्टेट दोनों अपने अपने बोर्ड बना सकते हैं दोनों मिलके, तो एक जॉइंट बोर्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर अपन बात करें, ये तो स्टेट्स की बात करें, अगर अपन बात करें कि एक बोर्ड है स्टेट का, एक है यूनियन टेरिटरी, अगर दोनों मिलके कोई बोर्ड बनाना चाहते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलेगा और उसे भी हम जॉइंट बोर्ड का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड जॉइंट बोर्ड्स। अब हम देखेंगे कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या वो अपनी पावर्स को किस तरह से यूज़ कर सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है वेल्स और स्ट्रीम के लिए स्टैंडर्ड्स बनाने की, यानी कि वेल्स और स्ट्रीम्स के वाटर को उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए उसने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, उसकी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसने प्रोविजंस बना रखे हैं। सेकेंड, उसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के पास ये भी पावर होती है कि वो यूनियन गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस दे सकता है वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। उसके पास पावर होती है गवर्नमेंट को एडवाइस करने की। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास यह भी पावर होती है कि वो स्टेट बोर्ड्स को और उनके बीच जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, और उनके बीच किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने का काम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है।
प्लान एंड एग्जीक्यूट नेशन वाइड प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन यूजिंग मीडिया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, CPCB को यह भी अधिकार होता है कि वो नेशन वाइड प्रोग्राम्स मीडिया के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू एग्जीक्यूट और प्लान कर सकता है वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को कम करने के लिए किसी भी तरह का प्लान वो नेशन वाइज अडॉप्ट कर सकता है। एस्टेब्लिशिंग और रिकॉग्नाइजिंग लेबोरेटरीज, अगर हम कहीं से भी किसी भी वाटर बॉडी से या किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी प्लेस से अगर अपन सैंपल लेते हैं तो सैंपल के एनालिसिस के लिए हमें लेबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश भी कर सकती है या उनको रिकॉग्नाइज भी कर सकती है, यानी कि अपने अंडर में ले सकती है लेबोरेटरीज को फॉर टेकिंग सैंपल एनालिसिस और अदर पर्पस, ये उसको अधिकार होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी इसके रिगार्डिंग डेटा है उसको कलेक्ट कर सकती है, उसको कंपाइल कर सकती है और उसको फिर पब्लिश करवा सकती है फॉर कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। अगर अपन इसी तरह से हमने देखा था अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पावर्स के बारे में, अगर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पावर्स के बारे में हम बात करें तो ये है कि किसी भी वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को अगर इम्प्लीमेंट करना है या उनकी प्लानिंग करनी है तो ये स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होता है। वो किसी भी तरह का प्रोग्राम स्टेट में चला सकती है वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। इसी तरह से टू एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरह से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता था, वैसे ही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसी तरह से डेटा को कलेक्ट और डिसेमिनेट करने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। अगर किसी पर्सन को वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए असाइन किया गया है तो उसकी ट्रेनिंग भी अरेंज कर सकती है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसी भी सीवेज, ट्रेड एफ्लुएंट, प्लांट, इक्विपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सीवेज हमने बात की थी, जो सीवर लाइन से या डिस्पोजल सिस्टम से निकल के वेस्ट आता है उसे सीवेज बोलता है। ट्रेड एफ्लुएंट यानी कि एनी बिजनेस, इंडस्ट्रीज और ट्रेडिंग फॉर्म्स से जो निकल के आ रहा है वो एफ्लुएंट हो सकता है। प्लांट, ये जो कोई भी केमिकल या इंडस्ट्री या किसी भी तरह का प्लांट हो सकता है। इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो इनको इंस्पेक्ट करने का, इनकी जांच करने का अधिकार सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास होता है। ये अपने अधिकार या अपनी पावर को यूज़ करके किसी भी बॉडी से सैंपल ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को यह भी अधिकार होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए उस एरिया को पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है लेबोरेटरीज रिकॉग्नाइज करने का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। किसी भी सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट को किस तरह से डिस्पोज करना है उसका मेथड भी स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकती है। वाटर इंडस्ट्री से जो स्टैंडर्ड एमिशंस होते हैं वो एमिशन के स्टैंडर्ड्स को भी डिसाइड कर सकती है। किसी इंडस्ट्री से कितना एमिशन हो सकता है, किस लेवल तक एमिशन हो सकता है, इसके स्टैंडर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लागू कर सकती है। अगर अपन बात करें कि लीगल प्रोविजंस क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी से या इंडस्ट्री से या कहीं से भी अगर हमें सैंपल लेना है तो हम किस तरह से सैंपल ले सकते हैं, क्या क्या पावर हो सकती है। अगर अपन बात करें कि व्हेन सैंपल इज़ टेकन, द पर्सन टेकिंग द सैंपल्स हाल, जो भी पर्सन सैंपल को ले रहा है उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विंग ऑफ एन इमीडिएट नोटिस
ऑन द ऑक्यूपायर और एजेंट स्टेटिंग इंटेंशन टू गेट द सैंपल एनालाइज्ड। यानी कि यहाँ पे हमने बात की है ऑक्यूपायर और एजेंट की, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्यूपायर कौन हो सकता है। ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और premises means the person who has control over the affairs of factory or premises and include in relation to any substance the person in possession of the substance। यानी कि ऑक्यूपायर हम ऐसे पर्सन को बोल सकते हैं जिसका किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री या प्रेमिसेस पे अधिकार हो, वो उसका ऑनर हो, तो ऐसे पर्सन को हम ऑक्यूपायर बोलेंगे। तो अगर हमें कहीं से भी सैंपल कलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें ऑक्यूपायर को एक नोटिस देना पड़ेगा उसे इमीडिएटली इन्फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट, हमेशा सैंपल हमें ऑक्यूपायर या उसके एजेंट की प्रेजेंस में ही लेना है। सैंपल लेते टाइम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है अगर ऑक्यूपायर रिक्वेस्ट करता है तो। अदरवाइज होल सैंपल विल बी सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी। अगर हमने सैंपल ले लिया, उसके बाद सैंपल को जो भी पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो मार्क करेगा, उसको सील करेगा और उसके बाद उस पर खुद के साइन करेगा और साथ में एजेंट के साइन करवाएगा। अगर एजेंट साइन करने से या रिफ्यूज़ होता है या गायब हो जाता है तो उस केस में वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा मेंशन कर दिया जाएगा और ये रिपोर्ट रिप्लिकेट कर दी जाएगी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। इस तरह से हमें सैंपल लेना होता है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है, एक बार समराइज़ करना चाहूँगी मैं। सबसे पहले हमने इस एक्ट के बारे में देखा है कि एक 1974 में बना था, इसके क्या क्या उद्देश्य थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इस एक्ट में किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है टर्मिनोलॉजीज़ का, यानी कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन को हमने डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट हमने देखा है कि किस तरह से इस एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, यानी कि एक मैकेनिज्म क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो हमने देखा था 3 बोर्ड्स होते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन एंड जॉइंट बोर्ड्स। फिर हमने देखे थे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो हमने फंक्शंस को रिवाइज़ किया था। सेकंड, इसी तरह जिस तरह से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शंस होते हैं वैसे ही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से हमने लीगल प्रोविजंस के बारे में हम बात करते हैं रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि लीगल प्रोविजंस क्या क्या है। लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन इन चार्ज ऑफ परमिशंस टू इन्फॉर्म CPCB अबाउट एक्सेसिव डिस्चार्ज काज्ड बाय द एक्सीडेंट और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, यानी कि इसमें लीगली प्रोविजंस दे रखे हैं कि CPCB को इन्फॉर्म कर सकते हैं जो भी परमिसेस या जो भी फैक्ट्री या किसी भी चीज़ का ऑनर है तो वो CPCB को इन्फॉर्म कर सकता है अगर वहाँ पे एक्सेसिव डिस्चार्ज किसी एक्सीडेंट या अनफोर्सीन अदृश्य किसी भी क्या बोलते हैं बिना किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, यानी कि अचानक वहाँ पे ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई है उसकी वजह से अगर वहाँ पे एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है तो वो CPCB को इन्फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ SPCB टू टेक करेक्टिव मेजर्स, यानी कि अगर कहीं पे ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो करेक्टिव मेजर्स ले सकता है। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन का भी वहाँ पे प्रोविज़न होता है। पावर ऑफ SPCB टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, उसको सूचना लेने का अधिकार होता है, यानी कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस ऑक्यूपायर को कॉल कर सकता है। SPCB टू इश्यू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इंक्लूडिंग डायरेक्शन फॉर क्लोजर प्रोविजन एंड रेगुलेशन, यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल के पास एक पर्टिकुलर
डायरेक्शन देने का या उसकी रोकथाम का या उसको रेगुलेट करने का अधिकार होता है। तो वो पर्टिकुलर ऑक्यूपायर को या प्राइमिसेस को इन्फॉर्म कर सकता है, उसको कॉल कर सकता है और उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है वो एक्शन ले सकता है। ये लीगल प्रोविजंस है। फिर हमने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी का या कहीं पे भी इंडस्ट्री का सैंपल लेना है तो हमें सैंपल लेने के टाइम पे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, तो ये हमने देखा था। अब हम बात करेंगे इसके बाद में कि अगर इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जॉइंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से इसका गठन होता है, कितने इसमें मेंबर्स होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसको इन एक्ट्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स को अप्लाई करता है जगह जगह, जैसे नमामि गंगे का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम है ये, जो कि वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। अगर हम बात करें तो कई ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे प्लेसेस को गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित करके और वहाँ पे पॉल्यूशन को कम कर सकती है। तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग इसके बारे में आजकल पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर हो रही है और आने वाली पॉपुलेशन को इसके बारे में अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि वाटर का कंटामिनेशन इतना हो गया है कि जितने भी इसमें पॉल्यूटेंट्स हैं वो परमिशनेबल लिमिट से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए इन बोर्ड्स के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम बात करें कि हमें किस तरह से पॉल्यूशन में एक जनरल बात करें कि पॉल्यूशन के कंट्रोल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा क्या क्या रोल होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि एक्सेसिव वाटर, हम अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए बात करें तो हम लोग देखते हैं कि पानी का फ्लो हो रहा है, केमिकल्स यूज़ ले रहे हैं अपन, कई सारे अपनी एसेसरीज़ होती है ऐसी, या जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जितने रिक्वायरमेंट हो उतना हम यूज़ करें। और डोमेस्टिक पर्पस में जितना कम हो वाटर को पॉल्यूट कम होगा, जब वाटर का कंजप्शन कम होगा, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करेंगे। और साथ ही साथ अगर अपन देखें कि जो हम इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, अगर हम इंडस्ट्रीज़ को पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इंडस्ट्रीज़ लोकेट है तो वहाँ पे जो भी वाटर बॉडी होगी वो पॉल्यूट होगी ही होगी। यानी कि इंडस्ट्रीज़ का जो कंसंट्रेशन है उसको अगर अपन मिनिमाइज़ करें, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही सारी इंडस्ट्रीज़ को लोकेट ना करके एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स डिसाइड करें और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर इनको किया जाए तो हो सकता है कि वाटर पॉल्यूशन को एक लेवल तक कम किया जा सके। तो इसी तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कानपुर सिटी का, जहाँ पे यूपी में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहीं लोकेटेड है। तो अगर अपन बात करें वहाँ पे जो गंगा का मैक्सिमम पॉल्यूशन है वहीं से होता है। तो इसको हमें गवर्नमेंट ने तो मेजर्स ले रखे हैं, या फिर इसके मेजर्स और लेने चाहिए और स्ट्रिक्ट उन पे पाबंदियाँ लगानी चाहिए ताकि इसको कम किया जा सके। अदरवाइज़ हमारा जो वाटर का पार्ट है, हमें भी पता है अर्थ का ऑलमोस्ट वाटर का ओनली फ्यू परसेंटेज हमें ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, अदरवाइज़ ऑल वाटर सैलाइन है। तो अगर हम इस ड्रिंकिंग वाटर को भी सेव नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में वाटर क्राइसिस हो जाए। तो वाटर का पॉल्यूशन रोकना बहुत ही अहम है और इसके बारे में वाटर के साथ साथ एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, इन सब के बारे में हम अपने सक्सेसिव चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वाटर पॉल्यूशन जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए, इसके रेगुलेटरी मेजर्स को अपनाना चाहिए। अगर हमें हमारे आसपास कहीं ऐसी जगह दिखती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो हमें पर्टिकुलर बोर्ड को या जो भी है वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी
अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके बारे में वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। इसी के बाद कई सारे एक्ट्स आए जो कि बहुत सारे एक्ट्स यूनिवर्सली भी अडॉप्ट किए गए हैं वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये वाटर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वन बाय वन हम इन लॉज के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लॉ होगा 1981 होगा। थैंक यू।